सोचिए ना, जब हम सुबह उठकर दूध का पैकेट लेते हैं, हाँ, बिल्कुल एक आम बात है। या बस का टिकट खरीदते हैं, या फिर इंटरनेट पर कोई नया फोन कवर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बिल्कुल। तो हमें लगता है कि हम बस एक छोटा सा काम कर रहे हैं हाँ, ना। बिल्कुल। लेकिन असल में हम उस विशाल ऐतिहासिक और आर्थिक मशीन का हिस्सा बन रहे होते हैं जो पूरी दुनिया को चलाती है। एकदम सही कहा आपने। मतलब हम अक्सर बाजार को एक बहुत ही साधारण सी जगह मान लेते हैं, हाँ। जहाँ गए, पैसे दिए और सामान ले लिया। लेकिन इसके पीछे का जो पूरा विज्ञान और समाजशास्त्र है ना, वो सच में मानव सभ्यता के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य मिशन है। आज हम जिन स्रोतों को डिकोड कर रहे हैं वो कक्षा 7 के एक अध्याय बाजारों की समझ से लिए गए हैं। जी। अब यह सुनकर किसी को भी लग सकता है कि ये तो बस स्कूल की बात है। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस चर्चा का उद्देश्य यह समझना है कि बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था और समाज का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। तो चलिए इस यात्रा को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए। एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, तकनीकी रूप से एक बाजार वास्तव में काम कैसे करता है? देखिए, अगर हम बिल्कुल बुनियादी स्तर पर जाके इसे समझें, तो बाजार अनिवार्य रूप से वो तंत्र है जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। मूलभूत आवश्यकताएं? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, बिल्कुल। भोजन, पानी, वस्त्र, और अगर आज के संदर्भ में देखें तो इंटरनेट या दवाइयाँ भी। हाँ, वो भी तो जरूरी है। सही कहा। तो बाजार वो स्थान या प्लेटफॉर्म है जहाँ क्रय और विक्रय, मेरा मतलब है खरीदना और बेचना, एक साथ होता है। बिना बाजार के सोचिए, हर इंसान को अपनी जरूरत की हर चीज खुद बनानी या उगानी पड़ती। बाप रे, वो तो असंभव है। बिल्कुल असंभव है। इसका मतलब है कि बाजार दरअसल श्रम के विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर का एक नतीजा है। जैसे कोई एक व्यक्ति जूते बनाने में माहिर है, हाँ, कोई दूसरा व्यक्ति गेहूं उगाने में माहिर है, तो बाजार वो जगह है जहां वे अपनी इन खासियतों का आदान प्रदान करते हैं, है ना? एग्जैक्टली, सटीक। यही इसका मूल सिद्धांत है। और इसके रूप कई हो सकते हैं। जैसे गांव में लगने वाला एक साप्ताहिक हाट, जहां लोग जमीन पर बैठकर सब्जियां बेचते हैं। हाँ। या हमारे मोहल्ले की किराने की दुकान। हाँ, या फिर कोई बड़ा सा वातानुकूलित मॉल। बिल्कुल। या फिर हमारे फोन के अंदर मौजूद कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट। ये सब अलग अलग दिखते जरूर हैं, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है। हाँ, क्रेता यानी खरीदने वाले और विक्रेता यानी बेचने वाले को एक साथ लाना। अच्छा, तो दो मुख्य स्तंभ हो गए, क्रेता और विक्रेता। लेकिन सिर्फ इन दोनों के मिल जाने से तो व्यापार नहीं हो जाता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे स्रोतों का वो हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा जहां मूल्य संतुलन यानी प्राइस इक्विलिब्रियम की बात की गई है। हाँ, वो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखिए, अगर मैं एक विक्रेता हूं और किसी चीज के मनमाने दाम मांग रही हूं, तो सामने वाला उसे खरीदेगा ही नहीं। यही अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और मैं कहूंगा मनोवैज्ञानिक हिस्सा है। लेन देन तभी होता है जब दोनों पक्ष किसी एक निश्चित कीमत पर सहमत हों। स्रोत में एक सेब खरीदने का बहुत ही सीधा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए विक्रेता 1 किलो सेब के 80 रुपए मांगता है, जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ, तो क्रेता को लगता है कि ये कीमत उसकी क्षमता या सेब की असली कीमत से बहुत ज्यादा है, तो वो 80 रुपए देने से साफ मना कर देगा। और मान लीजिए क्रेता कहे कि वो सिर्फ 20 रुपए ही देगा, तो विक्रेता मना कर देगा। हाँ, क्योंकि 20 रुपए में तो उसकी अपनी लागत यानी सेब उगाने और उसे बाजार तक लाने का खर्च भी नहीं निकलेगा। बिल्कुल, उसे सीधा सीधा घाटा होगा। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक और उदाहरण आ रहा है। बताइए। ये कुछ वैसा ही है जैसे घर में एसी का तापमान सेट करना। अरे वाह! अच्छा। हाँ, जैसे एक व्यक्ति को बहुत ठंड लग रही है और वो तापमान 26 डिग्री चाहता है, दूसरे व्यक्ति को बहुत गर्मी लग रही है और वो 18 डिग्री चाहता है। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। तो दोनों के बीच बहस होती है और अंततः वे 22 डिग्री पर सहमत हो जाते हैं, जहां कोई भी असहज नहीं है। अर्थशास्त्र में वो 22 डिग्री ही हमारा 40 रुपए है। क्या बात है! ये एक बहुत ही रचनात्मक तुलना है। और इस 40 रुपए के बिंदु तक पहुंचने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, मोल तोल। हाँ, जैसे हम मोल तोल या बार्गेनिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि विक्रेता 80 से 40 पर क्यों आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो सेब हैं वो खराब हो सकते हैं। अगर वो नहीं बेचेगा तो उसका पूरा नुकसान होगा। अच्छा, और क्रेता 20 से 40 पर क्यों जाता है?
क्योंकि उसे अपनी जरूरत पूरी करनी है और उसे पता है कि कोई और विक्रेता भी शायद 20 में से नहीं देगा। समझ गए। तो जब दोनों अपने अपने नफे नुकसान का गणित लगाकर एक बिंदु पर मिलते हैं तो डील क्लोज होती है। इसे ही हम मूल्य संतुलन कहते हैं। वाओ, तो मूल्य संतुलन सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह दो लोगों की जरूरतों और मजबूरियों के बीच का एक मनोवैज्ञानिक समझौता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक और बात सोचने वाली है। क्या? ये जो आमने सामने का मोलतोल है, ये प्रत्यक्ष बाजारों यानी फिजिकल मार्केट में तो समझ आता है, जहां हम सब्जी वाले भैया का चेहरा देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब तो दुनिया बदल गई है ना। हम ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर तो मोल भाव नहीं कर सकते। तो इंटरनेट के युग में ये बाजार कैसे काम कर रहा है? ये सच में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है जिसने बाजार की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया है। पारंपरिक बाजार वो है जहां क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से मिलते हैं। हाँ, जहां हम सामान को हाथों से छू कर देख सकते हैं। बिल्कुल, उसकी गुणवत्ता परख सकते हैं। नकद पैसा दिया और सामान लिया। यहाँ भरोसा एक व्यक्तिगत स्तर पर बनता है। पर ऑनलाइन में तो? ऑनलाइन बाजार पूरी तरह से एक अलग तंत्र पर काम करता है। हाँ, ऑनलाइन में तो हम सिर्फ एक स्क्रीन पर तस्वीरें देखते हैं, न विक्रेता का पता है, न सामान को छू सकते हैं। सही बात है। फिर भी करोड़ों लोग रोज घर बैठे व्यापार कर रहे हैं, डिजिटल भुगतान कर रहे हैं और सामान सीधा उनके दरवाजे पर आ रहा है। और ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि ऑनलाइन बाजार ने भरोसे का डिजिटलीकरण कर दिया है। भरोसे का डिजिटलीकरण मतलब जहां पहले हम सब्जी वाले की मुस्कान या उसकी पहचान पर भरोसा करते थे, हाँ, वहीं अब ऑनलाइन बाजार में हम 5 स्टार रेटिंग्स, कस्टमर रिव्यूज और रिटर्न पॉलिसी पर भरोसा करते हैं। अरे हाँ, मैं भी रिव्यूज देखकर ही सामान मंगाती हूँ। बिल्कुल। ऑनलाइन बाजार ने सुविधा की परिभाषा को इस तरह बदल दिया है कि अब उपभोक्ता को बाजार तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाजार खुद चलकर हमारे स्मार्टफोन तक पहुंच गया है। एकदम सही। ये सुविधा वाकई क्रांतिकारी है। लेकिन जब हम स्मार्टफोन से ऑर्डर करने की बात करते हैं तो अक्सर वो सामान हमारे अपने शहर या देश का नहीं होता। जी। हम देखते हैं कि फोन का कवर शायद चीन से आ रहा है या कोई विशेष कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कोरिया से आ रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये जो 40 रुपए के सेब वाला हमारा साधारण सा बाजार था, वो अब बहुत जटिल हो गया है। हाँ, वो काफी बड़ा हो गया है। तो जब दो देशों के बीच व्यापार होता है, जहाँ की मुद्राएं अलग हैं, कानून अलग हैं, तो ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है? यहीं पर व्यापार का दायरा घरेलू बाजार की सीमाओं को तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चला जाता है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करता है। घरेलू बाजार में पूरी आपूर्ति श्रृंखला एक ही देश के अंदर होती है, नियम एक होते हैं, कर प्रणाली एक होती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार सीमाओं के पार होता है और इसके पीछे मुख्य कारण है तुलनात्मक लाभ या कंपैरेटिव एडवांटेज। तुलनात्मक लाभ वो क्या होता है? मतलब हर देश हर चीज का उत्पादन सस्ते और बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब अगर किसी देश के पास तेल बहुत ज्यादा है लेकिन गेहूं उगाने की जमीन नहीं है, तो उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल सटीक उदाहरण। और इसी निर्भरता से जन्म होता है आयात और निर्यात का। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हाँ, आयात यानी इंपोर्ट, जिसका मतलब है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदना और उन्हें अपने देश में लाना। जैसे भारत काफी कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। हाँ, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी। और निर्यात यानी एक्सपोर्ट, इसका ठीक उल्टा है। जब कोई देश अपनी उत्पादित वस्तुएं उन देशों को बेचता है जिन्हें उसकी जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ से मसाले और सॉफ्टवेयर दुनिया भर में जाते हैं। एकदम सही। तो ये आयात और निर्यात ही वो गोंद है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ चिपका कर रखता है। बिल्कुल। अगर दुनिया के किसी एक कोने में कोई समुद्री रास्ता बंद हो जाए तो हमारे मोहल्ले की दुकान पर किसी सामान की कीमत बढ़ सकती है। हाँ, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब में एक चीज समान है। वो क्या? हम सेब, मसाले, तेल या फोन कवर की बात कर रहे हैं। क्या बाजार में हमेशा केवल उन चीजों का व्यापार होता है जिन्हें हम देख या छू सकते हैं? क्या कोई ऐसा बाजार भी है जहां चीजें भौतिक रूप से मौजूद ही नहीं है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। जब हम बाजार के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली रूप की बात करते हैं तो हमें शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट की ओर देखना होता है। स्टॉक मार्केट? हाँ, ये एक ऐसा बाजार है जहां हम वस्तुओं या सेवाओं का नहीं बल्कि कंपनियों के शेयरों का लेन देन करते हैं। और शेयर कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे आप अपनी डाइनिंग टेबल पे सजाकर रख सकें। शेयर बाजार में आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं,
जिसका अर्थ है कि आप उस कंपनी के मालिकाना हक का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। अच्छा। आप कंपनी के आज के उत्पाद को नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप उस कंपनी के भविष्य के मुनाफे और उसकी सफलता की संभावनाओं पर अपना पैसा लगा रहे हैं। तो कंपनियां शेयर बेचती क्यों हैं? जब किसी कंपनी को अपना काम बढ़ाने के लिए या कोई नई फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, तो वो बैंक से कर्ज लेने के बजाय? बिल्कुल, बैंक से कर्ज लेने के बजाय वो अपने भविष्य के मुनाफे का कुछ हिस्सा आम जनता को शेयर के रूप में बेच देती है। ये सचमुच एक अमूर्त लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार है। मतलब लोग सिर्फ भौतिक चीजों पर ही नहीं बल्कि भरोसे और भविष्यवाणियों पर भी व्यापार कर रहे हैं। हाँ, यही तो बाजार की खूबसूरती है। बाजार सिर्फ सामान का गोदाम नहीं है, ये तो इंसानी मनोविज्ञान और विश्वास का सबसे बड़ा मंच है। बिल्कुल। और अगर बाजार पूरी तरह से भरोसे पर ही टिका है तो मुझे इतिहास के उन पन्नों की ओर मुड़ने का मन कर रहा है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, विजयनगर साम्राज्य की। हाँ, क्या बाजार हमेशा से सिर्फ मुनाफा, घाटे और अर्थशास्त्र के इर्द गिर्द घूमते थे या फिर इनका कोई गहरा सामाजिक ताना बाना भी रहा है? देखिए, अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो बाजार वास्तव में किसी भी समाज और उसकी संस्कृति का आईना होते हैं। आईना कैसे? बाजार वो पहली जगह थी जहां इंसान सिर्फ सामान के लिए नहीं बल्कि विचारों के लिए, खबरों के लिए और सामाजिक मेलजोल के लिए इकट्ठा होना शुरू हुआ था। स्रोत सामग्री में दिया गया 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य के हम्पी का उदाहरण इस बात को बहुत ही भव्य तरीके से साबित करता है। बिल्कुल। आज तो हम हम्पी को उसके शानदार मंदिरों और खंडरों के लिए जानते हैं, लेकिन ये जानकर हैरानी होती है कि उस समय ये दुनिया के सबसे समृद्ध और व्यस्त व्यापारिक केंद्रों में से एक था। ऐतिहासिक दस्तावेज और उस समय भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के वृत्तांत बताते हैं कि हम्पी सिर्फ एक साधारण बाजार नहीं था। विदेशी यात्रियों ने इसे एक उत्कृष्ट शहर कहा था। वहां की सड़कों पर केवल अनाज या पशु ही नहीं बिकते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वहां रेशम, बहुमूल्य रत्न और यहाँ तक कि सोने हीरे का व्यापार खुलेआम होता था। जी हाँ, खुलेआम। खुलेआम सोने और हीरे तौलना, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोग बहुत अमीर थे। इसका एक बहुत गहरा अर्थ ये निकलता है कि उस समाज में कानून व्यवस्था कितनी मजबूत रही होगी। एकदम सही पकड़े आप। लोगों के बीच एक दूसरे पर कितना गहरा विश्वास रहा होगा कि इतनी मूल्यवान चीजें बिना किसी डर के सड़क पर बेची जा रही थीं। ये बाजार उस साम्राज्य की ताकत और संस्कृति का सीधा प्रदर्शन था। बिल्कुल, यही बात है। हम्पी का बाजार ये साबित करता है कि जब कोई बाजार फलता फूलता है तो वो केवल पैसे का लेन देन नहीं करता, बल्कि वो पीढ़ियों के भरोसेमंद संबंध बनाता है। सच में। और अगर हम इतिहास से निकलकर आज के समय में आएं तो भरोसे और समाज को एक साथ बांधने का एक और अद्भुत उदाहरण हमें पूर्वोत्तर भारत में मिलता है। ओह, आप मणिपुर के ईमा कैथल बाजार की बात कर रहे हैं। जी हाँ। मुझे लगता है कि ये पूरे शोध का सबसे आश्चर्यजनक और प्रेरक हिस्सा है। ईमा का अर्थ होता है माता और काथल का अर्थ है बाजार, यानी माताओं का बाजार। बिल्कुल। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा विशाल बाजार है जिसे पूरी तरह से केवल महिलाएं चलाती हैं। लगभग 3000 महिलाएं यहाँ हर दिन अपनी दुकानें लगाती हैं और यहाँ किसी भी पुरुष को व्यापार करने की अनुमति नहीं है। सोचिए, कितनी बड़ी बात है। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी साधारण बाजार की नहीं बल्कि एक पूरी सामाजिक क्रांति की बात कर रहे हैं। और इसे एक सामाजिक क्रांति कहना कतई गलत नहीं होगा। कैसे? अगर हम ईमा काइथल के तंत्र को समझें तो ये केवल सब्जियां या हस्तशिल्प बेचने की जगह नहीं है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। हाँ, वो अपनी सप्लाई चेन खुद संभाल रही हैं, कीमतें खुद तय कर रही हैं और बड़े आर्थिक निर्णय ले रही हैं। ये तो महिला सशक्तिकरण का जीता जागता मॉडल है। बिल्कुल, ये दुनिया के किसी भी बड़े बिजनेस स्कूल के लिए केस स्टडी बन सकता है। इसका मतलब है कि ईमा काइथल सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही नहीं चला रहा है, बल्कि ये मणिपुर के समाज में महिलाओं की स्थिति को भी मजबूत कर रहा है। एकदम सही। जब आर्थिक शक्ति महिलाओं के हाथ में आती है तो घर और समाज में उनके निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वहां महिलाएं सिर्फ व्यापारी नहीं है, वे एक दूसरे का समर्थन करने वाला एक पूरा समुदाय है। हाँ, और संकट के समय में वे एक दूसरे की मदद भी करती हैं। ये दर्शाता है कि बाजार कैसे समाज को आकार देते हैं, उसे ताकत देते हैं और सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखते हैं। यही कारण है कि बाजारों का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण है।
हम्पी के स्वर्ण बाजार से लेकर मणिपुर की माताओं के बाजार तक हमने देखा है कि बाजार की जड़ें इंसान के सामाजिक अस्तित्व में कितनी गहरी धसी हुई हैं। बिल्कुल। अब इन सभी ऐतिहासिक, सामाजिक और आधुनिक तकनीकी पहलुओं को समझने के बाद मुझे लगता है कि हमें थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे परिदृश्य को एक साथ देखना चाहिए। द बिग पिक्चर। हाँ, एक उत्पादक से लेकर एक अंतिम उपभोक्ता तक ये पूरी मशीन, ये मार्केट इकोसिस्टम एक साथ कैसे काम करता है। देखिए, इस पूरे मार्केट इकोसिस्टम को हम मुख्य रूप से 3 कड़ियों की एक श्रृंखला के रूप में देख सकते हैं। अच्छा, पहली कड़ी क्या है? अगर इनमें से एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो सकती है। तो पहली कड़ी है उत्पादक या प्रोड्यूसर, जो सामान बनाता है। हाँ, ये वो व्यक्ति, किसान या कारखाना है जो कच्चे माल को किसी उपयोगी वस्तु में बदलता है। जैसे किसान जो खेत में कपास उगाता है, या वो फैक्ट्री जो उस कपास से शर्ट बनाती है। समझ गई। और दूसरी कड़ी? दूसरी कड़ी है बाजार, जिसके बारे में हमने इतनी चर्चा की। बाजार वो मंच है जो इस पूरी विनिमय की प्रक्रिया को आसान बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि उत्पादक को उसके सामान का सही मूल्य मिले। और यही वो जगह है जहाँ तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आती है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। बिल्कुल, उपभोक्ता वो है जो उस वस्तु का अंतिम उपयोग करता है। अर्थशास्त्र में अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ता ही राजा है। राजा? क्यों? क्योंकि उपभोक्ता ही वो बल है जो मांग पैदा करता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। मतलब, अगर लोग बाजार जाकर शर्ट खरीदना बंद कर दें, यानी हमारी मांग खत्म हो जाए, तो क्या होगा? तो बाजार के पास शर्ट का ढेर लग जाएगा, अब कीमतें गिर जाएंगी और अंततः उस उत्पादक को अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। सटीक विश्लेषण। मतलब उत्पादक, बाजार और उपभोक्ता, ये तीनों एक अटूट चक्र में बंधे हैं। हाँ, उपभोक्ता की मांग से उत्पादक को उत्पादन करने का संकेत मिलता है और बाजार वो माध्यम है जहां ये दोनों संवाद करते हैं। इन सभी स्रोतों और हमारी आज की चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि बाजार समाज और अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी है। इसके बिना मानव सभ्यता का इस स्तर पर विकास संभव ही नहीं था। ये वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हमने आज की इस विश्लेषण में बहुत सी परतों को खोला है। जी। तो चलिए इस यात्रा को समेटते हुए एक क्विक रिकैप लेते हैं। बिल्कुल। हमने समझा कि बाजार केवल एक दुकान नहीं, बल्कि जरूरतों को पूरा करने का एक तंत्र है। हाँ, और हमने देखा कि कैसे मोल तोल के माध्यम से मूल्य संतुलन होता है। हाँ, और एक सही कीमत तय होती है। हाँ, हमने प्रत्यक्ष बाजार के आमने सामने के भरोसे से लेकर ऑनलाइन बाजार की डिजिटल सुविधा तक का सफर तय किया। हमने जाना कि कैसे आयात और निर्यात पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। और शेयर बाजार में हम भविष्य और भरोसे का व्यापार करते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही हमने इतिहास के झरोखे से हम्पी की समृद्धि को महसूस किया और मणिपुर के इमा कैथल के माध्यम से देखा कि बाजार कैसे महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। और अंततः हमने उस इकोसिस्टम चेन को डिकोड किया जो हमारे पूरे जीवन को चलाती है। तो अब जब भी हम अगली बार अपने फोन पर कुछ ऑर्डर करें या मोहल्ले की दुकान से सुबह का अखबार खरीदें, तो हमें एक पल के लिए रुकना चाहिए। हमें उस विशाल ऐतिहासिक और आर्थिक श्रृंखला को याद करना चाहिए जिसका हम हिस्सा बन रहे हैं। हम सिर्फ पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के उस सबसे बड़े चक्र को गति दे रहे हैं जो हजारों सालों से इंसानियत को आगे बढ़ा रहा है। ये इस विषय को देखने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। और इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को समाप्त करें, मैं स्रोत सामग्री के अंत में दिए गए प्रश्न से प्रेरित होकर एक अंतिम विचार छोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि आज की दुनिया कितनी तेजी से ऑनलाइन बाजार की ओर भाग रही है, जहां हम किसी विक्रेता का चेहरा नहीं देखते, बस स्क्रीन पर स्वाइप करके खरीदारी कर लेते हैं। हाँ, सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो जरा सोचिए, अगर भविष्य में हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा लेन देन सिर्फ इसी तरह ऑनलाइन हो जाए, तो क्या हम हम्पी जैसी जीवंतता या इमा कैथल जैसे बाजारों की उस सांस्कृतिक और सामाजिक आत्मा को हमेशा के लिए खो देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ अर्थशास्त्रियों को नहीं, बल्कि हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। तकनीक, सुविधा और संस्कृति के बीच का ये संतुलन हम भविष्य में कैसे बनाएंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इस गहराई से भरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास के बाजारों को अब एक नई नज़र से देखें, सवाल पूछते रहें और ज्ञान की इस खोज को हमेशा जारी रखें।